हेलो एवरीवन, वेलकम टू पर्सनशाला। आज के इस क्लास में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के डी एंड एफ ब्लॉक के इंटेक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप केफ की पर्सनशाला नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है सिल्वर एटम हैज़ अ कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल 4d10 इन इट्स ग्राउंड स्टेट। हाउ कैन यू से दैट इट इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट। सिल्वर एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अगले ने बोला है ये होता है 4d10 5s1। ये सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और हम लोग जानते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट का डी कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेकर के D9 होना चाहिए, यानी कि कभी भी कम्प्लीटली फिल्ड बोले तो D10 नहीं होना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि आप कैसे कह सकते हो कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो इसका जवाब देखो क्या हो जाएगा। सिल्वर जो होता है वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स Ag+ एंड Ag+2 में मिलता है। अगर आप +2 कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे तो +2 कॉन्फ़िगरेशन में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d9 हो जाता है। इस वजह से सिल्वर जो होता है एक ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि Ag हैज़ अ कम्प्लीटली फिल्ड 4d ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट। Ag नाउ सिल्वर डिस्प्लेस 2 ऑक्सीडेशन +1 and +2. In the +1 oxidation an electron is removed from the s orbital. However, in the +2 oxidation state an electron is removed from the d orbital. Thus the d orbital now becomes incomplete 4d9. Hence it is a transition element. ये आंसर है, आप पूरा देख सकते हैं और जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इन द सीरीज स्कैंडियम टू जिंक द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोवेस्ट 126 किलो जूल पर मोल बाय। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो जिंक की है वो लोवेस्ट क्यों है, ये पूछा है। तो सबसे पहले मैं आपको जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो वो होता है 4d10 5s2। ये कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होता है, पूरे ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फिल्ड होता है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की। देखो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के। और ये जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये प्रोपोर्शनल होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। तो अगर आप देखोगे तो जिंक जो होता है जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी लिखा था 4d10 एंड 5s2। तो इसके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। हम डी ऑर्बिटल्स बना करके देखते हैं। तो अगर मैं डी ऑर्बिटल्स बनाता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से देखोगे तो ये कम्प्लीटली फिल्ड होता है। और कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो मेटेलिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो ये जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है ये क्या होगी, लो होगी। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। हम पढ़ करके आपको एक बार बता देते हैं कि क्या लिखा हुआ है। द एक्सटेंट ऑफ इंटर बॉन्डिंग एन एलिमेंट अंडरगोज डिसाइड्स द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। द मोर एक्सटेंसिव द मेटेलिक बॉन्डिंग ऑफ एन एलिमेंट the more will be its enthalpy of atomization. In all transition metals except zinc electronic configuration जिसका 3d10 4s2 होता है, there are some unpaired electrons that account for the strongest metallic bonding. ये ध्यान से देखो, there are some unpaired electrons that account for the strongest metallic bonding. Due to the absence of these unpaired electrons, मैंने बोला जिंक के अंदर एक भी unpaired electron नहीं होता, the interatomic electronic bonding is the weakest in the zinc and as a result it has the least enthalpy of atomization. तो ये था इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन। आप एक बार क्वेश्चंस को देख सकते हैं। थैंक यू।